जैसा कि आप जानते हैं कि राजा विक्रम बेताल नाम के पिशाच को पकड़कर एक योगी के पास ले जा रहे होते हैं और सफर के दौरान बेताल राजा विक्रम को एक कहानी सुनाता है। और आज की कहानी का शीर्षक है पत्नी किसकी। एक समय की बात है, धर्मपुर नाम के नगर में गंधर्व सेन नाम का युवक रहता था। उसकी कद काठी बहुत आकर्षक थी। यही कारण था कि कई लड़कियां उससे विवाह करना चाहती थीं, लेकिन गंधर्व सेन को उनमें से एक भी लड़की पसंद नहीं थी। ब्राह्मण पुत्र गंधर्व सेन जब अपने घोड़े पर सवार होकर नगर में निकलता था तो सारी लड़कियां उसे देखती रह जाती। गंधर्व सेन किसी की तरफ नहीं देखता और तेज गति से नगर को पार करके रोजाना एक मंदिर की ओर निकल जाता था। यह मंदिर काली देवी का मंदिर था और वो काली माँ का बहुत बड़ा भक्त था। वो हर दिन माँ काली की पूजा किया करता था। एक दिन जब वो मंदिर से लौट रहा था तो उसने नदी के किनारे एक धोबी की लड़की को कपड़े धोते हुए देखा। वो लड़की गंधर्व सेन को बहुत सुंदर लगी। गंधर्व सेन को उस लड़की से प्यार हो गया और वो रात दिन उसी लड़की के बारे में सोचने लगा। उसे लड़की से बात करने का कोई रास्ता नहीं सूझता। एक दिन उसने काली माँ के मंदिर में पूजा करते हुए ये प्रतिज्ञा ली कि अगर वो लड़की उसकी हो गई तो वो काली माँ के चरणों में अपना शीश चढ़ा देगा। गंधर्व सेन खाना पीना भूल चुका था। वो दिन रात उसी लड़की के बारे में सोचता रहता। इसका परिणाम ये हुआ कि गंधर्व सेन बीमार हो गया। गंधर्व सेन की बीमारी की खबर सुनकर उसका सबसे अच्छा मित्र देवदत्त उससे मिलने आया। अपने परम मित्र को बिस्तर पर पड़ा देख देवदत्त ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो गंधर्व सेन ने देवदत्त को अपना हाल सुनाया और बोला कि उस लड़की से अगर मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। देवदत्त अपने मित्र से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसने लड़की को ढूंढने की ठानी। देवदत्त उस लड़की को खोजने में सफल हुआ। देवदत्त ने उस लड़की के पिता से कहा कि अपनी बेटी की शादी गंधर्व सेन से कर दें। लड़की के पिता ने सारी स्थिति का जायजा लिया और अपनी बेटी का विवाह गंधर्व सेन से करा दिया। शादी को 5 दिन बीत गए और गंधर्व सेन उस प्रतिज्ञा को भूल चुका था जो उसने काली मंदिर में ली थी। एक दिन सपने में गंधर्व सेन को अपनी छाया दिखाई देती है। उसकी छाया उसे वो प्रतिज्ञा याद दिलाती है और कहती है कि अगर तुम यह प्रतिज्ञा पूरी नहीं करोगे तो स्वार्थी कह जाओगे। अगले दिन गंधर्व सेन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो काली मंदिर में अपनी बलि देने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने मित्र देवदत्त को बुलाता है और उससे कहता है कि मैं, तुम और तुम्हारी भाभी मंदिर चलते हैं। मैं मंदिर के अंदर पूजा करूंगा और तुम बाहर अपनी भाभी का ध्यान रखना। देवदत्त मंदिर चलने को तैयार हो जाता है। सब वहां पहुंचते हैं। देवदत्त और गंधर्व सेन की पत्नी बाहर उसकी प्रतीक्षा करते हैं और वो अंदर पूजा करने में जुट जाता है। बहुत समय तक जब गंधर्व सेन बाहर नहीं आता तो देवदत्त मंदिर के अंदर चला जाता है। देवदत्त अंदर जाकर देखता है कि गंधर्व सेन ने अपनी तलवार से अपना सिर काटकर काली मां को बलि चढ़ा दिया है। ये देखकर देवदत्त घबरा जाता है। देवदत्त सोचता है कि कोई भी व्यक्ति ये यकीन नहीं करेगा कि गंधर्व सेन ने अपनी हत्या खुद की है। सब ये सोचेंगे कि देवदत्त ने अपने मित्र को मारा है ताकि वो उसकी पत्नी से विवाह कर सके। इस आरोप से बचने के लिए देवदत्त ने गंधर्व सेन की तलवार से अपना सिर भी काट लिया। थोड़ी देर बाद गंधर्व सेन की पत्नी उन दोनों का ना आता देख उन्हें खोजने अंदर गई तो दोनों मित्रों की लाश देखकर वो डर गई। उसने सोचा कि लोग उन दोनों की हत्या का आरोप मेरे ऊपर लगाएंगे। इस लांछन से अच्छा है कि मैं भी मर जाऊं। जैसे ही उस लड़की ने अपना सिर काटने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही वहां मां काली प्रकट हुई और कहा, पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। बोलो, क्या वरदान मांगती हो? लड़की ने कहा, आप इन दोनों को जीवित कर दीजिए। काली मां बोली, तुम इन दोनों के सिर इनके धड़ों पर रखोगी तो ये जीवित हो जाएंगे। लड़की ने ऐसा ही किया, लेकिन उससे सिर रखने में गलती हो गई। उसने गंधर्व सेन का सिर देवदत्त और देवदत्त का सिर गंधर्व सेन के धड़ पर लगा दिया। दोनों मित्र जीवित होकर उस लड़की के लिए लड़ने लगे। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने विक्रमादित्य से कहा, राजन, अब तुम ही बताओ कि उस लड़की का पति कौन है? विक्रमादित्य को जवाब मालूम था और अगर वो चुप रहते तो बेताल उनका सिर धड़ से अलग कर देता। इसीलिए विक्रमादित्य बोले, व्यक्ति की पहचान उसके चेहरे से होती है,
इसलिए देवदत्त उस लड़की का पति होगा, क्योंकि उसके धड़ पर गंधर्व सेन का मस्तिष्क वाला हिस्सा लगा है। जवाब सुनते ही बेताल ने कहा, राजन, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, लेकिन शर्त के मुताबिक तुम्हें मुंह नहीं खोलना था, इसलिए मैं दोबारा उड़ रहा हूं। इतना कहकर बेताल दोबारा उसी शमशान के पेड़ पर जाकर लटक जाता है और राजा विक्रम उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। साथियों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इंसान जो भी करता है अपने मस्तिष्क से ही करता है, इसीलिए उसकी पहचान मस्तिष्क से ही होती है। विक्रम बेताल की कहानी में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर